हाय। सो वील गेट बैक। हम लोग शुरू करेंगे वापस। कहाँ से? यूनिट्स एंड डायमेंशंस कर रहे थे हम लोग। डायमेंशन एनालिसिस हमने शुरू कर दी थी। हमने डायमेंशंस किसके निकाले थे? टॉर्क के निकाल लिए, स्पीड के भी रफ में करवा ही दिए थे। तो ये सब तो बेसिक बेसिक बातें हो गई। अब थोड़ी फिजिक्स वाली, एक्चुअल फिजिक्स वाली बातें करेंगे। तो कुछ ऐसे डायमेंशंस जो कि जनरल यूज़ में हैं काफ़ी, जो हर समय रोज़मर्रा में यूज़ होते रहते हैं, तो उन पे आ जाते हैं। तो जैसे इसने पहला वो दिया है हमें, एक बोला प्लैंक्स कांस्टेंट का निकालो। तो प्लैंक्स कांस्टेंट एच, इसके लिए बता रहा है क्या होता है। ई बाय सिंबल है ये नू। नू जो है फ्रीक्वेंसी, जैसा कि हम जानते हैं। अब ई है एनर्जी। एनर्जी को सबसे आसानी से एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? ये तो सबका अपना अपना है। कुछ लोग mgh लेने में विश्वास रखते हैं। मुझे पर्सनली हाफ mv² में ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि मास सीधा मिल जाता है, लेंथ बाय टाइम मिल जाता है। तो ये मास मिल गया सीधा, लेंथ l और टाइम t⁻², और लेंथ की पावर भी 2 हो जाएगी भाई, क्योंकि v² है। तो ml² t⁻²। और फ्रीक्वेंसी अगर पहले पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, तो हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी बराबर 1/टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड की तो वैल्यू टाइम ही होती है। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो गई t⁻⁻1। तो t⁻⁻1 नीचे आ गया, तो ये आ गया ml² t⁻⁻1 ऊपर गया, प्लस हो जाएगा, तो t⁻⁻1 ml2 t-1 ml2 t⁻⁻1 ml2 t⁻⁻1 देखें तो ये आया ml2 t⁻⁻1। ठीक है, मतलब फिर अगला देख लेते हैं। ऐसी सरफेस टेंशन के लिए कहता है निकाल के दिखाइए भाई। एस सरफेस टेंशन बराबर ρg/h/2। तो 2 को तो हम भूल ही जाएंगे, नंबर्स बताया था आपको कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट होते हैं नंबर्स, तो डायमेंशनलेस होते हैं। रो क्या हो गया? डेंसिटी। डेंसिटी कितना होता है भाई? डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास हो गया m, और वॉल्यूम जो है लेंथ का क्यूबिकल फंक्शन हो जाएगा। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, या लेंथ इंटू एल, तो क्यूबिकल हो जाएगा। ml⁻³ हो जाएगा, बेसिकली कहने का मतलब है। तो ये हो गया ml⁻³ फिर g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर r और h ये दोनों डिस्टेंस के टर्म्स हैं, तो दोनों को सीधा सीधा l² ही लिख देते हैं। तो ये कितना हो गया? l की पावर ये +2 और ये +2 है, ये +1 है यहाँ पे l वाली, तो ये दोनों हट गए और ये 3 से कट गए, 0 हो गया। तो m l की पावर तो 0 ही हो गई, t⁻⁻2, तो बहुत सीधा आ गया mt⁻²। तो ये देख लेते हैं भाई, mt⁻², mt⁻²। फिर इसके बाद अगला करते हैं। अगला है थर्मल कंडक्टिविटी। कहता है थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? k इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे भाई? k बराबर हो जाएगा q d, जो यहाँ फॉर्मूला है इसी से निकाल रहा है। d है नीचे वाला, d ऊपर आ गया q के पास, q d, और नीचे जो इसका t है वो तो t नीचे रह ही गया, और a नीचे रह गया, और θ1 माइनस θ2 ये तो टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो ये आएगा कुल मिला के थीटा ही आएगा इसका। तो मैं टेम्परेचर डिफरेंस तो टेम्परेचर में ही आ जाएगा, तो टेम्परेचर डिफरेंस के लिए एक थीटा सीधा ही लिख दिया, θ1 माइनस θ2 लिखने की जगह। अच्छा, यहाँ पे जो टी है ये टाइम है, पर यूनिट टाइम, और क्यू जो है वो हीट है। तो हीट क्या है? एनर्जी है। एनर्जी फिर वही हो गया क्या? mv², हाफ mv², तो हाफ तो गायब ही कर दिया मैंने। mv² को ऐसे लिख दिया, mv², और d का l हो गया। फिर टाइम t का t हो गया, a के लिए एरिया l²। फिर थीटा के लिए k लिख देते हैं, या थीटा लिख दो, जैसा भी मानो भाई, जो समझ में आता हो, इसमें तो कोई लड़ाई नहीं। l² से l² सीधा ही हट सकता है। फिर ये आ गया m l, t ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा -3, k ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो ml t-3 k -1, ml t-3 k -1, यहाँ भी ठीक हो गए हम लोग। फिर आते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अब निकालेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए क्या करेंगे? तो फिर देखते हैं भाई फॉर्मूला क्या दिया हुआ उसने। ईटा, इसका सिंबल है ईटा। तो ईटा के लिए बोलता है F इज इक्वल टू माइनस ईटा A V2 V1 बाय x2 x1। ठीक है भाई, ईटा को देख लेते हैं ईटा क्या है। तो ये x2 x1 ऊपर चला गया, F के साथ मल्टीप्लाई होने लग गया,
तो वही फिर x2 x1 की जगह x ही रखो, क्योंकि वो तो x2 x1 माइनस करके भी लेंथ ही आएगी, कोई ना कोई x ही आएगा ना कुछ, तो वो लेंथ ही होगा। तो f इंटू एक्स हो जाएगा और नीचे आ जाएगा a और v2 माइनस v1, तो फिर v ही आएगा बेसिकली कहने को। तो अब f को फिर देख लेते हैं, f क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मीटर l सामने वाला आ गया, अपॉन a हो जाएगा l स्क्वायर हो जाएगा एरिया, और v क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो अब नीचे वाला l स्क्वायर और ऊपर वाले 2l कट गए, तो नीचे से l ऊपर जाएगा और माइनस की पावर में आ जाएगा, और t -2 है -1 है, तो जोड़ के -1 ही आ जाएगा, ml -1 t -1 आ जाएगा। तो ml -1 t -1 आ गया। तो इसी तरह से फिर चार्ज, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ये सब भी आप निकाल सकते हैं। तो अगर कहो तो भाई इसको निकलवा दिया जाए। चलो फिर थोड़ा सा निकलवाते हैं, थोड़ा चार्ज जैसे मान लें QIT, ठीक है, चार्ज हो गया, चार्ज के लिए कह रहा है Q = IT वाला फॉर्मूला लगाना है, तो Q का डायमेंशन निकालना है, फॉर्मूला है IT। अच्छा, I क्या है, I तो एम्पियर है, और टाइम क्या है T, तो ये तो सीधा सीधा हो गया भाई, इसमें तो कुछ रह ही नहीं गया, ठीक है, IT सीधा आ गया। V = ऐसे ही कह रहा है कि V के लिए क्या करें, V के लिए कह रहा है कि कौन सा फॉर्मूला लगाने को, V = U = VIT, एनर्जी एक्सपेंडेड = VIT वाला, तो U इसमें एनर्जी है, V वोल्टेज है, I और T एम्पियर और टाइम है। तो ये भी सिंपल सी ही बातचीत है। कैपेसिटेंस भी बहुत सिंपल सी बातचीत है, ऐसे देखें, रेजिस्टेंस भी, ये सब भाई आप निकाल सकते हो। तो थोड़ा कॉपी पेंसिल लेके कोशिश करो, और अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो सामने इसके एक्सप्लेनेशंस सामने दिए हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं ताकि क्लास में हम कवरेज ज़्यादा कर पाएँ। अदरवाइज़ ये सब छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, सामने लिखे हुए हैं, अगर कोई समझने में दिक्कत हो रही हो तो इसको देख सकते हैं, और अगर इसके बाद भी दिक्कत हो रही हो तो सीधे मुझसे पूछ लें, तो मैं बता दूंगा आपको। आप ऑनलाइन जो भी यहाँ पर भी ये वीडियो है वहाँ पे कमेंट करिए, तो आई रिप्लाई दैट इज़ फॉर श्योर। तो आप करो और इसको अटेम्प्ट करके देखो। ये है बहुत सिंपल, वैसे कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे और समझने की कोशिश करते हैं बातें। यूजेस ऑफ डायमेंशंस क्या हैं? तो सबसे पहला यूज़ है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन एन इक्वेशन। तो ये यूजेस भी है और ये एक प्रिंसिपल भी है, वही उसका यूज़ है। तो प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई एक इक्वेशन क्या होता है कि एक इक्वेशन जो है कंसिस्ट ऑफ 2 साइड सेपरेटेड बाय एन इक्वल साइन। तो ये तो सबको मालूम है भाई कि एक इक्वेशन में 2 साइड, एक RHS होता है और एक LHS होता है, बराबर LHS बराबर, सॉरी उल्टा लिख दिया भाई, LHS बराबर RHS होता है। तो ये तो सभी को मालूम है। तो यही बात वो कह रहा है कि इक्वेशन में 2 साइड्स होते हैं सेपरेटेड बाय इक्वल टू साइन, और यूजुअली ज़्यादातर RHS में कुछ और टर्म्स भी हो सकते हैं, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, प्लस माइनस साइंस हो सकते हैं उन टर्म्स के बीच में। फिर लेकिन जो कहने वाली बात है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो कहता है वो ये है कि डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स इन एन इक्वेशन मस्ट बी आइडेंटिकल। वो कहता है कि एक इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड हो और राइट हैंड साइड हो, उन दोनों ही साइड में डायमेंशंस जो हैं वो सेम होंगे। मतलब मास की पावर, अगर डायमेंशंस तो पावर होती है ना, ये तो याद है ना भाई, अभी पिछली क्लास में बताया गया था कि डायमेंशंस आर पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ, टाइम, एम्पियर, कैंडेला, ये सब, इनकी जो पावर्स होती हैं उनको डायमेंशंस कहते हैं। तो डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स इन एन इक्वेशन मस्ट बी आइडेंटिकल, कि मतलब अगर इधर किसी वजह से ml³ T⁴ है तो LHS में, तो RHS में भी अगर मान लें 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म है, एक के बीच में प्लस है, माइनस है, ऐसे, तो उसमें भी लेकिन यहाँ पर पावर्स सेम ही होंगी। ml³ T⁻⁻4 का ही टर्म होगा, फिर ऐसे ही ml³ T⁻⁻4 का ही टर्म होगा, ml³ T⁻⁻4 का ही टर्म होगा। यही कहने की कोशिश है। दिस इज अनदर वे ऑफ सेइंग दैट one can add or subtract only similar physical quantities। कहने का क्या मतलब हुआ भाई, LHS में अगर हम कह रहे हैं जैसे ml³ T⁻⁻4 लिखा हुआ है, तो ये कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है ना जिसके ये डायमेंशंस आ रहे होंगे। तो वो कह रहा है कि यही फिजिकल क्वांटिटी यहाँ भी लिखी होगी, यही फिजिकल क्वांटिटी यहाँ भी लिखी होगी,
और यहाँ भी इन सब के अंदर वही फिजिकल क्वांटिटी लिखी होगी, एक ही तरह की फिजिकल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होंगी और आपस में डिवाइड होंगी, या एक ही तरह की फिजिकल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होंगी और ऐड होंगी। डिवाइड तो कोई भी हो सकती है लेकिन सब ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी। अब कहने का मतलब है कि स्पीड जैसे है तो स्पीड में हम केजी नहीं ऐड कर सकते। स्पीड में मास ऐड करने को बोले तो ये बेवकूफ़ी बात लगेगी, अजीब से लगेगा, क्या बोल दिया ये। जैसे कोई कहे 2 मीटर में 2 किलो जोड़ दो तो क्या बोलोगे? बोलोगे सो जाओ बेटा, बहुत थक गया है तुम्हारा दिमाग। ठीक है, 2 मीटर में 2 किलो नहीं जोड़ सकता कोई दुनिया में। सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं वही आपस में जुड़ती हैं, वही आपस में सब्ट्रैक्ट होती हैं। यही बात प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहलाता है कि होमोजेनस होंगी इक्वेशंस हमेशा। जो डायमेंशंस लेफ्ट हैंड साइड के होंगे वही डायमेंशंस राइट हैंड साइड के होंगे। अब कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हमने पढ़ी हुई है, क्या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें कहता है डायमेंशंस ऑफ s क्या है, वो तो ब्रैकेट x लिखा, डायमेंशन ऐसे लिखे जाते हैं। डायमेंशन लिखने का तरीका आपको कन्वेंशन बताया गया है कि किसी चीज़ का डायमेंशन लिखना हो तो उसको स्क्वायर पैरेंथीस में बंद कर देते हैं। तो वही केस है, डायमेंशन ऑफ s इज इक्वल टू l। डायमेंशन s का तो l ही हो गया। डायमेंशन ऑफ ut कितना होगा, डायमेंशन ऑफ u इंटू डायमेंशन ऑफ t। तो डायमेंशन ऑफ u कितना होगा, लेंथ पर यूनिट टाइम, मीटर पर सेकेंड मतलब, फिर t का टाइम, तो ये आ गया l सीधा सीधा। तो अब हमने देखा कि s का डायमेंशन है l और ut का डायमेंशन हमने निकाला वो भी l आया। अब इसका भी निकालेंगे, इसका भी हम पाएंगे l ही आएगा। तो डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि नंबर सारा डायमेंशन ले, इसे तो बताया गया था। फिर ए टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए क्या हो गया एक्सेलरेशन यानी स्पीड अपॉन टाइम, और टी का टाइम का होल स्क्वायर, ये वाला टी स्क्वायर यहाँ पे। फिर स्पीड अपॉन टाइम क्या हो गया, स्पीड हो गया लेंथ अपॉन टाइम यानी कि 2 बार टाइम, तो एल टी स्क्वायर हो गया और इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर नीचे से ऊपर कट गया, एल फिर आ गया। तो हमने ये पाया कि ये भी एल आ गया। तो एल इज इक्वल टू लिखा हुआ है मोटा मोटा, एल इज इक्वल टू एल प्लस एल लिखा हुआ है यहाँ। तो यही बात प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने एग्जाम्पल में, ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा भी कि जैसे यही बात हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखी, क्या कि नंबर्स आर नो डायमेंशंस, दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड। यहीं पे इस बात की लिमिटेशन आ जाती है, ये पूरी थ्योरी लिमिटेड हो जाती है। कैसे, डायमेंशनल एनालिसिस लिमिटेशन है ये उसका। क्या कि एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन may or may not be actually correct but a dimensionally wrong equation is surely wrong। क्या कह रहा है ये कह रहा है एक डायमेंशनली अगर एक सही इक्वेशन है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। डायमेंशनली मान लो, जैसे ये डायमेंशनली इक्वेशन एक देख लेते हैं भाई, डायमेंशनल इक्वेशन एक देखते हैं, कहाँ गई ये वाली। तो इसको देख लेते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को देख लेते हैं। तो जैसे इसमें ये डायमेंशनल इक्वेशन है, अगर इसी की जगह मैं तुम्हें ये लिख के देता एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, तो तुम कहते हैं सर ये भी डायमेंशनली सही है। लेकिन क्या ये एक्चुअली सही है? नहीं, इसमें एक हाफ का टर्म मिसिंग है, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस कॉन्स्टेंट्स को पकड़ ही नहीं पाती। कॉन्स्टेंट्स तो उसके लिए कोई मतलब ही नहीं है उसके लिए। तो इसीलिए डायमेंशनली अगर कोई इक्वेशन सही है तो डायमेंशनली तो यू टी प्लस ए टी स्क्वायर भी सही है, लेकिन ये इक्वेशन ज़रूरी नहीं कि सही हो। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि अगर डायमेंशनली कोई इक्वेशन सही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो पक्का सही है। ठीक है, लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली सही नहीं है बट ए डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन इज श्योरली रॉन्ग, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली सही नहीं है तब तो वो पक्का ही गलत है। क्यों? क्योंकि फिर तो वही बात कह दी कि भैया किलोग्राम में मीटर को जोड़ दिया गया, तो ये तो बात एकदम गलत हो गई। ठीक, ये इसका एक लिमिटेशन है। और भी लिमिटेशन है, आगे चलेंगे तो और आगे पता लगेगा। जैसे जैसे यूज़ पढ़ेंगे वैसे वैसे लिमिटेशंस पढ़ते जाएंगे। अब फिर एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक गैस बबल है फ्रॉम एन एक्सप्लोजन अंडर वाटर। अ गैस बबल फ्रॉम एन एक्सप्लोजन अंडर वाटर ऑसिलेट्स विद अ पीरियड t प्रोपोर्शनल टू p की पावर a, d की पावर b, e की पावर c। ठीक, where p is the static pressure, d is the density of water, e is the total energy of the explosion, find the value of a b c। अच्छा जी, तो कहता है कि एक्सप्लोजन अंडर वाटर कैसे बना, क्या, विद अ पीरियड
प्रोपोर्शनल टू इतना, तो यानी कह रहा है t इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर a, d की पावर b और e की पावर c। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, तो कह रहा है t प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब t जो है किसी एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट जाएगा और ये p की पावर a आ जाएगा, d की पावर b और e की पावर c आ जाएगा। ठीक, तो अब क्या करें, ये मान लेते हैं कि ये प्रोपोर्शनल जो है ये नंबर एक है, तो खैर इसको लेने की हमें ज़रूरत भी नहीं, हम प्रोपोर्शनलिटी से ही सीधे आगे बढ़ सकते हैं, सीधा डायमेंशन एनालिसिस के लिए सिंबल्स लगा सकते हैं कि हम इसके डायमेंशन एनालिसिस करना शुरू करते हैं। ये डायमेंशन एनालिसिस शुरू कर दिया हमने, तो अब p की पावर a करना है। ठीक है, p क्या है, p इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। फिर ये कितना हो गया, मास हो गया m, एक्सेलरेशन हो गया l, t की पावर -2 और ये l की पावर 2 एरिया। तो ये ऊपर चला जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो आ जाएगा m l की पावर -1 t की पावर -2। इस पूरी की पावर चढ़ी हुई है a एनर्जी में। फिर d बता रहा है कि d है डेंसिटी, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, यानी मास अपॉन l की पावर 3, तो m l की पावर -3 की पावर b चढ़ा हुआ है। फिर ऐसी एनर्जी के लिए कहता है, एनर्जी तो वही हमको तो हाफ mv स्क्वायर ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हाफ हटा दिया, m आ गया m से और l स्क्वायर और t की पावर -2, तो m l स्क्वायर t की पावर -2 की पावर c। तो अब देखें, और ये सब कुछ किसके बराबर है, डायमेंशन t के, भाई इधर तो डायमेंशन t ही है ना, पीरियड t, तो t बराबर ये e है, ये पूरा e, फिर ये पूरा d है, ये पूरा अपना कैपिटल E है। फिर अब क्या करें, तो अब m की डायमेंशंस इधर से निकालें इस साइड से, और इस साइड में m के डायमेंशन कितना है, 0 है, तो उसको इक्वेट कर दें। यही काम l से करें, यही काम t से करें। ठीक है, तो अब ये काम करते हैं, तो इसको करेंगे तो हम पाएंगे कि ये इक्वेशंस जो हैं ये आ जाएंगी ml0 t की पावर 1 और m a प्लस b प्लस c, l आ जाएगा -a -3b प्लस 2c, t आ जाएगा -2a प्लस -2c। तो अब इनको इक्वेट कर देंगे, a प्लस b प्लस c 0, -a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0, -2a -2c इज इक्वल टू 1। तो अब इसको चाहे तो करके देख सकते हैं, कैसे कर लें, चलो अच्छा कर लेते हैं। a प्लस यहाँ से आ गया a प्लस c इज इक्वल टू -1/2, दोनों साइड में माइनस है, इधर ले आए उसको, तो ये -1 हो गया, और 2 भी कॉमन है तो 2 नीचे ले आए। ठीक है, तो 2 नीचे आ गया, a प्लस सी इज इक्वल टू -2, और इसको उठा के यहाँ डाल दिया, तो ये आ जाएगा a प्लस सी आ गया -1/2 प्लस b इज इक्वल टू 0, यानी b इज इक्वल टू 1/2, तो b की वैल्यू आ गई। ठीक है, b की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दी। ठीक, तो फिर इसको सॉल्व कर लिया, तो भाई ये तो अब दो इक्वेशंस और दो अननोन्स वाली बात बचेगी, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप पहुंचेंगे a की पावर -5/6, b की पावर 1/2 और c की पावर 1/3। यही बात वो कह रहा था कि a b c की वैल्यू हमें निकाल के बता दीजिए, तो ये होगा आपका आंसर। तो आशा करते हैं कि a b c इक्वेशन सॉल्व करनी आती होंगी सभी बच्चों को, 10वीं क्लास तक पढ़ाया गया है ये। तो आगे बढ़ते हैं अब पढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो दूसरा जो यूज़ है, डायमेंशन एनालिसिस की यूजेस पढ़ रहे हैं, तो दूसरा यूज़ है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट्स कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। एक सिस्टम जैसे CGS सिस्टम है, CGS में दे दिया, आपको SI में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ सकती है, कन्वर्जन फैक्टर्स चाहिए होते हैं SI यूनिट और कन्वेंशन यूनिट में, तो वो याद तो नहीं करने होते हैं यूजुअली। कुछ आप बाय यूज़ इतना यूज़ करेंगे, सवाल करते रहेंगे तो आपको कुछ याद हो जाएंगे, नहीं भी याद होंगे तो हमेशा याद रखिएगा सब कुछ पेपर आपका SI सिस्टम में होता है। तो अगर CGS में कुछ आएगा भी तो कन्वर्जन फैक्टर्स आपको दिए जाएंगे CGS और SI में अपने प्रीफिक्सेस होंगे तो नहीं दिए जाएंगे भाई, ये नहीं बताएगा कोई 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। लेकिन हाँ, अगर ये बोला जा रहा है कि एक वो दिया है CGS में कुछ और दे दिया है, मान लें कि अर्ग दे दिया है, इतने अर्ग, ठीक है, तो उसका कन्वर्जन ज़रूर बताएगा कि वो किसको कैसे कन्वर्ट करना है। और नहीं कर पा रहे हैं तो
कुछ और बता देगा ऐसा कि जिससे आप कन्वर्ट कर लें, तो वो हम देख लेते हैं कि क्या ऐसा बताया जा सकता है। जैसे 1 माइल में 1609 मीटर होते हैं, यानी 1.609 किलोमीटर। तो 1 फीट में ऐसे, फिर 1 मीटर में इतने फिट, फिर 1 इंच में इतने सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसकी और कंप्लीट लिस्ट जो है आप कहीं भी भाई तो कहीं से भी मिल जाएगी आपको। कन्वर्जन फैक्टर्स तो बहुत बड़ी लिस्ट है, कहीं से भी आप ढूंढ लो, 2 सेकंड में मिल जाएगी कहीं भी कन्वर्जन फैक्टर की। लेकिन वो कन्वर्जन फैक्टर्स यूजुअली याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो याद करने वाले, अगर बहुत आपको ज़रूरत लग रही है कि हमको बहुत तेज़ कैलकुलेशंस करना है, तो आप ये दोनों याद कर सकते हो तब भी, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 1 फिट में कितने 30.48 सेंटीमीटर और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। अगर ये दोनों याद कर लिए तो इससे भी काम सारे निकल आएंगे आपके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई, कन्वर्जन वाला एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक चीज़ अच्छा और साथ में बता रहा है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस कैन बी ट्रीटेड एज अलजेब्रिक क्वांटिटीज दैट कैन कैंसिल ईच अदर। तो ये काम हम जाने अनजाने में इतनी देर से कर ही रहे हैं। यूनिट एंड डायमेंशंस को हम लोग, जैसे ऊपर मास लिखा होता है नीचे एम लिखा होता है, तो हम लोग इसको काट लेते हैं सीधा सीधा। या ऊपर एल की पावर 2 लिखा होता है, नीचे एल लिखा होता है, तो पावर 2 को 2 से पावर -1 कर लेते हैं हम सीधा सीधा। तो ये तो हमें मालूम ही है। तो यही बात वो कह रहा है कि यहाँ पर इसका यूज़ होना है कन्वर्जन में। कैसे यूज़ होना है, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल सपोज वी विश टू कन्वर्ट 5 इंचेस इनटू सेंटीमीटर। मान लीजिए 5 इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो अब 1 इंच की डेफिनेशन भी दी हुई है 2.54 सेंटीमीटर। तो अब इसको ऐसे लिख लिया, 5 इंच इज इक्वल टू, तो 5 इंच इंटू 1 तो हमेशा मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना किसी भी चीज़ से। ठीक, तो अब 5 इंच, अब 1 की जगह हम यहां से 1 की वैल्यू डालने की कोशिश करें। क्या कि 2.54 अपॉन इंच, 1 इंच लिखा हुआ ना, 1 इंच। तो ये इसने अभी बोला यूनिट्स एंड डायमेंशंस कैन बी ट्रीटेड एज अलजेब्रिक क्वांटिटीज। तो इंच को नीचे ले जाते हैं, इंच को यहां नीचे ले आते हैं। तो 5 के लिए लिख दिया 5 और 2.54 अपॉन इंच, और 2.54 तो सेंटीमीटर में है। तो अब हम देखेंगे इंच से इंच कट सकता है। ठीक, और 5 इंटू 2.54 सेंटीमीटर में, तो 5 इंटू 2.54 सेंटीमीटर में ये आ गया 12.7 सेंटीमीटर्स। तो यही है डायमेंशन एनालिसिस की यूज़ करके किस तरह से हम कन्वर्जन भी कर सकते हैं। कैसे, थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, एक देख ही लेते हैं एग्जांपल ऐसे ही जिसमें कि डायमेंशन से ही कन्वर्ट कर डालेंगे। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन, और सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, डाइन। तो बोल रहा है 1 न्यूटन में कितने डाइन, 10 की पावर -5 -3 0 10 की पावर 3 10 की पावर 5। तो देख लेते हैं भाई कितना। तो ये कहता है कि अब इसको डायमेंशन एनालिसिस से अगर करें तो F इज इक्वल टू कितना आ गया, MA। तो F इज इक्वल टू MA, F की डायमेंशन एनालिसिस की तो आ गया MLT स्क्वायर, T की पावर MLT -2, सॉरी MLT -2। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन। अगर इसी बात को अब न्यूटन में लिखा जाए, एसआई सिस्टम में इसी बात को लिखा जाए, किसको, MLT की पावर -2 को एसआई सिस्टम में अब लिखा जाए, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू M की जगह 1 kg, L की जगह 1 मीटर, T की जगह 1 सेकेंड। फिर यही चीज़ डाइन में लिखी जाए, अगर 1 डाइन इज इक्वल टू M की जगह ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में, क्यों, वहाँ पे CGS सिस्टम है ना। तो C सेंटीमीटर, G ग्राम और S टाइम अपना सेकंड में। तो अब कन्वर्जन करते हैं, 1 न्यूटन बाय 1 डाइन इज इक्वल टू kg, 1 kg इंटू 1 मीटर इंटू 1 सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर -2 पावर ऑफ 1 सेकेंड। तो ये तो सीधा सीधा कट गया, अभी दोनों बराबर ही दिख रहे हैं। तो अब 1 kg में कितने ग्राम, 1 kg में 10 की पावर 3 ग्राम, ये लिख सकते हैं ऊपर नीचे, और नीचे ग्राम और ऊपर ग्राम, और अभी बोला गया अलजेब्रिक क्वांटिटी की तरह काट सकते हैं, तो ग्राम से ग्राम कट गया। फिर 1 मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर लिख लिया, फिर यहाँ नीचे भी सेंटीमीटर लिख लिया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर फिर काट दिया, तो 10 की पावर 3 10 की पावर 2, और ये वाला तो कटा ही हुआ, तो ये आ गया 10 की पावर 3 + 2 यानी कि 10 की पावर 5। तो यही आंसर हो गया हमारा 10 की पावर 5 डाइन। फिर कहता है कि और क्या डायमेंशन, चलो ये तो बेसिक बात हो गई, ये तो आता भी है काफ़ी लोगों को, काफ़ी हद तक अभी तक किया भी कई बार है। अब बात करते हैं एक और जो इसका यूज़ है डायमेंशन एनालिसिस का, बड़ा अच्छा सा, क्या ये डिड्यूस कर सकता है रिलेशनशिप अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज़, मतलब फॉर्मूले निकाल सकते हैं, कहने का मतलब है। कैसे,
तो कहता है इफ वी नो द क्वांटिटीज ऑन विच अ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स, अगर हमें मालूम पड़ जाए कि एक फिजिकल क्वांटिटी किसी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, एंड इफ वी अज्यूम, और ये हम अज्यूम कर लें कि ये डिपेंडेंस जो है ये प्रोडक्ट टाइप की है, मतलब हम ये अज्यूम कर लें अपनी तरफ से खुद कि वो किसी ना किसी तरह का प्रोडक्ट है, मतलब कि मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी है ए, वो डिपेंड करती है एक फिजिकल क्वांटिटी बी और सी पे, और किसी तरह का ये प्रोडक्ट है इसका, ये मान लिया हमने अपनी तरफ से। तो बी की पावर कुछ एक्स होगी, सी की पावर वाई, इस तरह का एक प्रोडक्ट बन रहा होगा, ठीक है। वाई जब नेगेटिव हो जाएगा तो ये डिवीजन में भी हो जाएगा, चला जाएगा सी, ठीक है। तो खैर ये कहने की बात हो गई। अब अच्छा, इसमें एक चीज़ और कि विद ओनली वन टर्म, अगर ऐसा है कि असलियत में मान लो ऐसा है एस इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर वाला जो एग्जाम्पल है उसी से समझ लेते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर है तो ये डायमेंशन एनालिसिस ये वाला काम फिर फेल हो जाएगा, ये काम नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है, तो वो प्लस वाला नहीं बता पाता। वो कहता है कि सब कुछ प्रोडक्ट में अगर है, मतलब अगर सीधा सीधा फॉर्मूला जैसे अभी आपने देखा 6 पाई ईटा आर वी, ये एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है इसका, कोई भी अगर बॉडी आर रेडियस की एक बॉल अगर एक विस्कस लिक्विड में फॉल कर रही है तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये उसकी वी टर्मिनल वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पे सब कुछ प्रोडक्ट में है और ये कांस्टेंट है। एफ की प्रोपोर्शनलिटी ईटा पे है, आर पे है, वी पे है, ठीक है। तो इस तरह से जो काम, इस तरह के जो फॉर्मूले होते हैं सिंपल से फॉर्मूला, मतलब जिसमें एक एलएचएस में एक टर्म है और आरएचएस में भी एक टर्म है, वो निकाल सकता है ये। और आरएचएस वाले जो टर्म्स हैं वो सारे प्रोडक्ट में ही होने चाहिए, उसमें कहीं प्लस का साइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो ये सिंपल फॉर्मूले जो होते हैं वो उनका डेरिवेशन कर सकता है, लेकिन वही बात कॉन्स्टेंट्स को नहीं निकाल पाएगा क्योंकि ये तो हमने पहले ही देख लिया, वो तो लिमिटेशन था ही उसका, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई, जिसमें सिर्फ ओनली वन टर्म हो और डिपेंडेंस जो है प्रोडक्ट टाइप की हो, तो उसके डायमेंशंस को है निकाल देता है ये। चलें कैसे देखें एक एग्जांपल। इन द चैप्टर मोशन, जो चैप्टर मोशन इन 2 डायमेंशंस हम पढ़ेंगे आगे जाके, इसमें हमें जाके पता लगेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का एक फोर्स होता है। ये कौन सा फोर्स होता है? रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्किल। अगर एक ऑब्जेक्ट एक सर्किल में चल रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को सर्किल में चलाते रहने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है। सेंटर की तरफ पॉइंट करता है ये फोर्स, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो और कांस्टेंट स्पीड से अगर ये चल रहा है एक सर्किल में आर रेडियस के, तो उसके लिए जो फोर्स चाहिए होता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो कहते हैं चलो इसकी डायमेंशन एनालिसिस करके देखते हैं कि हमें कुछ मिलता है क्या। तो अगर सोचा जाए, दिमाग लगाया जाए कि एक सर्किल में एक ऑब्जेक्ट है, रेडियस आर होगा, मास एम होगा, वेलोसिटी वी होगी इसकी कुछ, ठीक है। तो और कुछ तो दिख नहीं रहा, तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर इसकी डिपेंडेंस होगी। तो एफ को प्रोपोर्शनलिटी, एफ की जो प्रोपोर्शनलिटी होगी वो एम पे होगी। मास भाई ऑब्जेक्ट सोच के लगता है, सिर्फ सोचने की बात कह रहा है, अज्यूम करने को कह रहा है। डिपेंडेंस एम पे होगी, डिपेंडेंस वी पे डिपेंडेंस होगी और आर पे डिपेंडेंस होगी। अच्छा, वी की जगह ओमेगा भी हो सकता है भाई, हो सकता है कुछ लोग कहें कि एंगुलर स्पीड ले लो, एंगुलर स्पीड ले लो या लीनियर स्पीड ले लो। वी लीनियर स्पीड होती है, ओमेगा एंगुलर स्पीड होती है। कोई भी एक लेके उसकी पावर बी चढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ होना चाहिए, ठीक है, देखते हैं। तो भाई कहता है कि दिस ऑब्जेक्ट हैज़ ओनली 3 प्रॉपर्टीज दैट सीम टू बी इम्पोर्टेंट। लगता है ज़रूरत सिर्फ 3 जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, उन्हीं 3 की रिक्वायरमेंट लग रही है। कौन सी? जो अभी बताई, मास एम, स्पीड वी, रेडियस आर ऑफ इट्स सर्कुलर पाथ। द सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट देयरफॉर बी गिवन अपार्ट फ्रॉम एनी डायमेंशनलेस, जो अगर कोई डायमेंशन अगर बीच में आ गया, डायमेंशनलेस कांस्टेंट अगर आ गया, यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए एक वर्ड, फ्रॉम एनी डायमेंशनल कांस्टेंट बाय एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। कैसा इक्वेशन होना चाहिए? ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए, एम की पावर ए, वी की पावर बी, आर की पावर सी, और के जो है एक नंबर है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ऐसे ही कुछ होना चाहिए। तो अब देखें इसकी डायमेंशन एनालिसिस करके कि हम कहीं पहुंच पाते हैं क्या। तो करना शुरू करते हैं भाई। एफ की डायमेंशन एनालिसिस में हमने किया क्या, एफ क्या होता है हमें तो मालूम था, एफ तो एम जी होता है, एफ के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास का हो गया एम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। mlt की पावर -2, mlt की पावर -2 लिख दिया भाई। और फिर उसके सामने जो टर्म्स थे वो क्या थे? एक था m की पावर a, तो m की पावर a लिख दिया। फिर v की पावर b, v क्या होता है? l/t, तो l/t की पावर b, तो l/t की पावर b, और r की पावर c, ठीक है। r क्या हो गया? l, तो l की पावर c।
ठीक, अब करते हैं आगे। तो ये एम ए एल की पावर बी, फिर एल की पावर बी और एल की पावर सी यहाँ पे है, तो एल की पावर बी प्लस सी हो गया, और टी की जो पावर जो नीचे थी वो टी की पावर माइनस बी हो गई। तो इसको इक्वेट कर दिया इससे, तो ए बराबर 1 आ गया। ठीक है, बी प्लस सी बराबर 1 आ गया, और माइनस बी आ गया कितना, -2, तो बी आ गया 2 और सी आ गया -1। तो ये सारी बातें डाल दी। तो m की बोली पावर a यानी 1, m की पावर 1, l की पावर बोली कितनी 2, v की पावर बोली 2 और r की पावर बोली -1। तो फॉर्मूला क्या आ गया, mv² r की पावर -1, r को नीचे ले आए, mv² जब न्यूटन की फिजिक्स आप पढ़ेंगे आगे तो न्यूटन्स लॉज पढ़ेंगे, उसमें आपको पता लगेगा कि एक्चुअली यही फॉर्मूला होता भी है, F = mv²r ही एक्चुअल फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस ने आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला सीधा दे दिया आपको, जबकि कोई न्यूटन के लॉज नहीं पता, मतलब पता है, हम ये नहीं कह रहे नहीं पता है, लेकिन जिस एनालिसिस में अभी आपको पढ़ाने जाने वाले हैं उस एनालिसिस में अभी आपको नहीं पता है। सर्कुलर मोशन के तो मैं मान सकता हूँ आपको नहीं पता होंगे, लेकिन फिर भी आपने देखे डायमेंशन एनालिसिस की मदद से ही सीधा फार्मूला निकाल दिया, और फार्मूला किस्मत से सही है। कांस्टेंट की वैल्यू भी यहाँ पे किस्मत से 1 ही आई, जो कि एक्चुअल में हमें पता लगा कि कांस्टेंट की वैल्यू 1 ही है, वरना एक कांस्टेंट का टर्म भी लगा होता है इसमें। खैर, तो ये डायमेंशन एनालिसिस का एक यूज़ ये भी है कि फॉर्मूले निकाल सकते हैं आप। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे पढ़ते हैं। तो अब पूरा समझ लेते हैं कि ये सारी बातें जिसमें हमने पढ़ी यहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस की हमने जो लिमिटेशंस पढ़े हैं वो एक एक करके सारी समझ लेते हैं कि लिमिटेशंस क्या है डायमेंशन एनालिसिस की। तो वी हैव टू नो द क्वांटिटीज़ ऑन विच अ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स। ये बहुत ज़रूरी बात हो गई, तुरंत ही पता लग गया हमें कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके ऊपर वो चीज़ डिपेंड कर रही है। जैसे एफ डिपेंड कर रहा है तो हमने मालूम होना चाहिए कि एम के ऊपर, वी के ऊपर, आर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हमें ये नहीं मालूम है तो हम ये नहीं एनालिसिस कर पाएंगे। तो किसी भी सिचुएशन में हमें मालूम होना चाहिए कि कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं, क्वांटिटीज़ हैं जिनके ऊपर कि वो डिपेंड करेगा, वो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करेगी, तभी तो हम पावर ए, पावर बी, पावर सी करके इक्वेट कर पाएंगे ना, वरना हम कर ही नहीं पाएंगे। हमें मालूम ही नहीं है, हम एम पे डिपेंडेंट था मास पे, हमने लिखा ही नहीं मास को। अब क्या करें, उस साइड में मास की पावर आ गई कुछ और यहाँ पे मास है ही नहीं, तो अजीब सी बात हो गई ये तो, है ना। तो इसलिए हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके ऊपर डिपेंड करे, वरना हम फॉर्मूले का कोई बात ही नहीं कर पाएंगे ना। यहाँ पे तो हमने फॉर्मूले की बात तुरंत कर ली, एम की पावर ए लगा दिया, वी की पावर बी लगा दिया, आर की पावर सी लगा दिया, तो ये इस तरह की बात हम कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें मालूम होना चाहिए कि कौन से फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर, रेडियस के ऊपर। अगर नहीं मालूम होगा तो हम नहीं कर पाएंगे ये काम। ठीक, अब अगली बात समझ लेते हैं। दिस मेथड वर्क्स ओनली इफ द डिपेंडेंस इज ऑफ द प्रोडक्ट टाइप। अगर सिर्फ प्रोडक्ट टाइप की डिपेंडेंस है तभी ये निकाल पाएगा। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप की डिपेंडेंस है, कैसे, एम वी स्क्वायर आर की पावर -1, तो ये प्रोडक्ट्स हैं तीनों, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे से, तो प्रोडक्ट टाइप की डिपेंडेंस है तभी निकाल पाया। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला हो जाएगा कि 2 टर्म्स हो जाएंगे तो नहीं निकाल पाएगा, सिंगल टर्म होगा और प्रोडक्ट टाइप होगा तभी निकालेगा। चलो ये तो पहले भी समझ लिया था। अब न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स और कांस्टेंट्स विद डायमेंशंस कैन नॉट बी डिड्यूस्ड। अभी जैसे हमने देखा यहाँ पे न्यूमेरिकल कांस्टेंट के बारे में था, एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट, लेकिन उसके बारे में हम कोई बात नहीं कर पाए क्योंकि इसकी वैल्यू हम निकाल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये के यहाँ पे लिखा रह गया, फिर हमको बाद में एक्सपेरिमेंटली पता लगा, न्यूटन साहब ने बताया तो हमको पता लगा mv²/r होता है। एक्सपेरिमेंटली नहीं, उन्होंने डिड्यूस किया था इसको, तो तब हमको पता लगा ये कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू के की वैल्यू 1 होती है। लेकिन हमें अपने आप डायमेंशन एनालिसिस से ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे कि हम उसका कांस्टेंट की वैल्यू निकाल पाएँ। अच्छा, एक और खतरा है कि कोई कभी कभी जैसे ये डायमेंशन, आप ये कांस्टेंट है, ये डायमेंशनलेस है क्योंकि ये नंबर है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जो डायमेंशन के साथ होते हैं। अब आप पूछो कौन सा, सर कोई एक एग्जांपल बताइए। तो जैसे हाई स्कूल लेवल पे आपको एक एग्जांपल ये पता है, PV = RT एक इक्वेशन है, R इसमें आपको मालूम है कांस्टेंट होता है, लेकिन R की जब आप डायमेंशंस निकालने जाओगे तो R के डायमेंशंस निकल आएंगे। PV/T करोगे तो इसके डायमेंशंस निकल आएंगे। डायमेंशन निकाल दें क्या इसके, फोर्स अपॉन एरिया कर दें,
चलो ठीक है, वॉल्यूम के लिए लेंथ का क्यूब कर दें, टी एट थीटा हो जाएगा। तो इसको निकाल के देखना, जब निकालोगे तो तुम पाओगे कि आर के डायमेंशंस आ गए भाई। जबकि आर को कहते हैं हम गैस कांस्टेंट, और है भी कांस्टेंट, और हम लिखते भी हैं पी वी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना, यही लॉ है ना, पी वी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख देते हैं बड़े आराम से। लेकिन ये जो कांस्टेंट है ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट नहीं है, ये एक कांस्टेंट तो है लेकिन ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट नहीं है, इसके डायमेंशंस हैं। तो ऐसे यूनिट्स, ऐसे जो डायमेंशन कांस्टेंट्स होते हैं जिनके डायमेंशंस होते हैं वो भी नहीं निकल पाते डायमेंशन एनालिसिस से, ठीक है। दिस मेथड वर्क्स ओनली इफ द नंबर ऑफ इक्वेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। ये थोड़े आगे की बात है, ये इतना समझने वाली जरूरत नहीं, लेकिन ये बेसिक लॉजिक से तो आपको समझ में आ ही रहा है कि नंबर ऑफ अननोन्स जितनी ए बी सी 3 इक्वेशन है तो 3 अननोन्स हैं तो 3 इक्वेशन बनेंगी तभी सॉल्व हो पाएंगी। अगर नहीं होगा ऐसा तो हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ये तो हमें बेसिक मालूम है ना कि 2 अननोन्स हैं एक्स और वाई, तो 2 इक्वेशंस चाहिए। एक्स वाई और जेड हैं 3 अननोन्स तो 3 इक्वेशंस चाहिए। एक्स एक अननोन है तो एक ही इक्वेशन से काम चल जाएगा, ठीक है। तो यही बात इसको कही गई है यहाँ पे घुमा के। दिस मेथड वर्क्स ओनली इफ नंबर ऑफ इक्वेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। तो ये हैं डायमेंशनल एनालिसिस के लिमिटेशंस। तो इनको समझ लेना है, याद कुछ नहीं करना है, रटना कुछ नहीं, समझ लेना है, ठीक है। तो अब ख़त्म करते हैं इस क्लास को, आगे अगली क्लास से फिर इसी बात को जो यहाँ पे बात बताई गई है डायमेंशंस वाली, इसी बात के लिए लेके एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे, तो उससे थोड़ी बात और समझ में आएगी। चलो फिर पढ़ते रहो भाई, एंड बेस्ट ऑफ लक। और वही अगर बात मैं फिर से कहूँगा, चैनल का नाम है फ्री फोटॉन्स, और अगर आपको लगे कि मैंने आपका समय नहीं वेस्ट किया है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और दैट्स इट, थैंक्स।